हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर दैट इज़ एटम। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन से अलग अलग हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की अपनी अपनी थ्योरी दी थी। क्योंकि आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, बोर एटॉमिक थ्योरी आप केमिस्ट्री के 11th में तो पढ़ ही चुके हैं। वो तो आपका आधा चैप्टर तो है जो आपने केमिस्ट्री में ऑर्बिटल फिलिंग पढ़ा था ना। SPDF जो है हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन और एंटी स्पिन में जो है अपने आप को फिल करते हैं। उससे पहले तक का जितना पोर्शन है वो सारा फिजिक्स में है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एटम की थ्योरी जो रदरफोर्ड ने दी थी। एटम की थ्योरी जो रदरफोर्ड ने दी थी, और ये थ्योरी देने से पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे, उसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी उन्होंने दी थी आफ्टर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब एटम कैसे बना है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है और किस तरीके से वो अरेंज रहता है, इसका उन्होंने पता लगाया था। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के बाद अल्फा पार्टिकल लिए थे, गोल्ड फॉइल से उसको स्कैटर कराया था, और फिर उनको पता चला था कि एटम की जो अनाटमी है वो कैसी है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं सबसे पहले। सो वी विल स्टार्ट विद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसका बेटा कुछ इस तरीके से फिगर रहता है कि सबसे पहले हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। ठीक है, कई हमारे रेडियो एक्टिव सोर्सेज होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, उसको उसके हार्मफुल जो है इफेक्ट से बचने के लिए उसको लेड ब्लॉक में हमने इनक्लोज करा था। एक हमने लेड ब्लॉक में उसको ले जाके इनक्लोज किया। ठीक है, सो दिस इज आवर लेड ब्लॉक, और ये है हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स जिससे अल्फा पार्टिकल अल्फा मिशन होगा, रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, इससे कंटिन्यूसली अल्फा मिशन होता रहता है, स्पॉन्टेनियस होता है। अगले चैप्टर में आप पढ़ते, पर अब सिलेबस से हटा दिया है, रिमेंबर। ठीक है, एक कोलीमीटर से इसको क्रॉस करते हैं बेटा। कोलीमीटर कुछ नहीं है, सिर्फ उनको एक यूनी डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है अपने अलग अलग डायरेक्शन में निकलेंगे, तो हम उसकी एक स्ट्रेट बीम को क्रॉस कराना चाहते हैं, तो इधर वाले अल्फा पार्टिकल्स को हम ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आगे कोलीमीटर लगा हुआ है, ये वाले तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इधर वाले पार्टिकल जो है सीधे सीधे क्रॉस कर जाएंगे, तो सिर्फ एक यूनी डायरेक्शनल देने के लिए कोलीमीटर लगाया जाता है। ठीक है, दिस इज कोलीमीटर। ठीक है, फिर इससे निकले हुए अल्फा पार्टिकल को हमें किससे बम्बार्ड कराना है, गोल्ड फॉइल से। तो बहुत ही पतली, बहुत ही थिन गोल्ड की हम फॉइल लेते हैं। गोल्ड का सिंबल होता है बेटा AU। ठीक है, बहुत ही पतली हम गोल्ड की फॉइल लेते हैं, और वो स्कैटर करके कहाँ कहाँ गए हैं वो पता लगाने के लिए, ठीक है, हम एक माइक्रोस्कोप और जिंक सल्फाइड स्क्रीन से उसको चेक करते हैं। दिस इज जिंक सल्फाइड ZNS स्क्रीन। ठीक है, और एक माइक्रोस्कोप होता है जो रोटेटेबल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, वो रोटेट कर सकता है माइक्रोस्कोप, ऐसा होता है। दिस इज माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये चेक करेगा कि अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ स्कैटर होके पहुँचे हैं। ठीक है, ये जो बीच का ये पोर्शन होता है ना, दिस इज वैक्यूम। ठीक है, और वैक्यूम मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि वैक्यूम हम क्यों प्रेफर करते हैं, ताकि जो भी पार्टिकल है वो एयर के पार्टिकल से टकरा के अपनी एनर्जी ना खो। पिछले पार्टिकल में हमने जो है एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वहाँ पे भी इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब यूज़ करी थी। इवैक्यूएटेड मतलब वैक्यूम ग्लास ट्यूब, क्योंकि हम चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है इलेक्ट्रोड से वो एयर के पार्टिकल से टकरा के अपनी एनर्जी का लॉस ना करें। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं इस रेडियो एक्टिव सोर्स से। तो ये जो अल्फा पार्टिकल एमिट होकर आगे जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे अल्फा पार्टिकल एयर के पार्टिकल से टकरा के अपनी एनर्जी में लॉस करें। इसलिए ये जो हमारा चैम्बर होता है ना, ये वैक्यूम होता है। कहीं पे भी कोई एयर नहीं होती, उसको सक्शन करके जो है एयर को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने ये चेक किया था, मतलब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन से और उससे कुछ इन्फेरेंस निकाले गए थे। ऑब्जर्वेशन ये थे कि जो हमने माइक्रोस्कोप की मदद से स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स को चेक किया है,
ठीक है, हमने जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप की मदद से जो चेक किया है, तो हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं हमारे, वो अनडेविएटेड निकल जाते हैं, अनडेविएटेड गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर जाते हैं, गोल्ड फॉइल से क्रॉस कर जाते हैं। मतलब अगर ये हमारी गोल्ड फॉइल है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल आया तो एज इट इज़ सीधा इसको क्रॉस कर जाएगा। मैक्सिमम नंबर, कहीं कोई डिफ्लेक्शन आया ही नहीं, अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़े ही नहीं। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि बहुत ही थोड़े अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखो, ये गोल्ड फॉइल है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल में से ये जा रहे थे, हल्का सा बेंड होके चले गए, बहुत ही थोड़ा सा बेंड, ठीक है। 1 in 8000 ही ऐसे होते हैं, ठीक है ना। 1 in 8000 मतलब 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो आएगा और गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट होगा। देखो ये 90 डिग्री है हमारा, 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट होने का मतलब है बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है ना। देखो ये गोल्ड फॉइल है, मैक्सिमम तो सीधे निकल गए। कुछ बहुत ही छोटे एक्यूट एंगल से, आई एम राइटिंग इलेक्ट्रॉन, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स, कुछ छोटे एंगल से, हल्के से एंगल से डेविएट हुए, लेकिन गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर दिया, ठीक है। 8000 में कहीं एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट होगा, ठीक है, यानी कि वो बाउंस बैक करके वापस आ जाएगा, उसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और ओकेजनली, मतलब कितने हज़ार में से शायद ही कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल निकलेगा जो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से एज इट इज़ वापस बाउंस बैक करके चला जाएगा, हेड ऑन कोलिजन विद द गोल्ड फॉइल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन थी। इन ऑब्जर्वेशन से देखो पता क्या चलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। सबसे पहला, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स अनडेविएटेड निकल गए गोल्ड फॉइल से। अब अनडेविएटेड निकलने का मतलब है कि गोल्ड फॉइल की जो मैक्सिमम स्पेस है, जो मैक्सिमम स्पेस है वो खाली है, यानी कि एम्प्टी है। तभी तो जो अल्फा पार्टिकल आया वो सीधा निकल गया। रास्ते में कहीं कोई दूसरा पार्टिकल होता तो उसके पाथ को डेविएट करता, ठीक है ना। अब वो सीधा सीधा जिस रास्ते से आया एज इट इज़ उसको गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके आर पार होके चला गया, मतलब वो जगह खाली थी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल अनडेविएटेड जाने का मतलब है गोल्ड फॉइल की मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी थी, खाली, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है कुछ पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स, कितने, 1 in 1000 ऐसे थे जो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से डेविएट हुए थे, ठीक है ना। इसका मतलब है, देखो सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल ना एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास चार्ज होता है 2 into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, इतना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के पास, लेकिन पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट करने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आएगा तो वो तो इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर देगा। लेकिन अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ गए थे, इसका मतलब इसको वापस मोड़ने वाला भी पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहला रिजल्ट तो ये आया कि मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी। जो थोड़ी सी स्पेस है जो अल्फा पार्टिकल को ऑब्ट्यूज एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही है, वो स्पेस आपकी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव स्पेस ही इस पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को डेविएट कर सकती है, ठीक है। वो पॉजिटिव स्पेस कहलाती है, वो पॉजिटिव स्पेस कहलाता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दो पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम जगह लेते हैं, ठीक है। और ओकेजनली क्योंकि आपका अल्फा पार्टिकल बिल्कुल 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन सफ़र करके चला गया, 180 डिग्री मतलब ये अल्फा पार्टिकल आया 180 डिग्री घूम के चला गया, यही होता है ना आपका प्रोटेक्टर में 180 डिग्री पलट के घूम गया। इसका मतलब
जो चार्ज है आपका न्यूक्लियस में वो पॉजिटिव है और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, टोटल चार्ज। इट इज़ अ वेरी हैवी न्यूक्लियस जो उसको 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड एज अ होल द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके आसपास घूम रहे हैं, उतने ही नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन आपके आसपास घूम रहे हैं, ताकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिल के एटम आपका कैंसिल करके एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इससे हमें ग्राफ को भी स्टडी कर सकते हैं, और ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, एक तरफ हम लेते हैं नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, और दूसरी एक्सिस में हम लेते हैं स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक गोल्ड फॉइल में से जितने अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया, एक्यूट एंगल का डिफ्लेक्शन दिखाया, या ऑब्ट्यूज एंगल से वापस आ गए, या 180 डिग्री से वापस आ गए। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन बनाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम पार्टिकल्स तो अनडेविएटेड निकल गए, ठीक है ना, यानी कि जब नंबर आपका ज़्यादा है तो स्कैटरिंग एंगल आपका छोटा है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एंगल था ही नहीं, तो ग्राफ आपका ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। यानी कि स्कैटरिंग एंगल बढ़ना मतलब एंगल धीरे धीरे 45 से 90 डिग्री कितने पार्टिकल स्कैटर हुए, 90 से 180 डिग्री से बिल्कुल ही आपका जो है स्कैटर होने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कम है। तो जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है हम देख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर होने वाले कम हो रहे हैं, मैक्सिमम तो सीधे सीधे निकल गए, यानी कि मैक्सिमम का स्कैटरिंग एंगल 0 था, तो एंगल कम नंबर ज़्यादा। जब स्कैटरिंग एंगल बढ़ता है हमने देखा कि 45 डिग्री से कितने टर्न हुए तो बहुत कम, 180 डिग्री से कितने टर्न हुए तो और ज़्यादा कम, ठीक है ना, बहुत रेयर। तो स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है मतलब नंबर कम होगा। तो हमारा जो इसका ग्राफ है कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा नंबर कम होता जाएगा। इसमें हम 2 सब टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, 2 छोटी छोटी डेफिनेशन हम उसको स्टडी करते हैं। हमारी पहली डेफिनेशन है इसकी, और फर्स्ट डेफिनेशन इज डिस्टेंस of closest approach, और दूसरी डेफिनेशन बेटा हम पढ़ेंगे